दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम क्योटो प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है: वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण। तो सही उत्तर है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है और ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग इसका उत्तर ग्रीन हाउस गैस मारेंगे, लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि या क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुई थी। बिल्कुल सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। और तीसरा है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो दोस्तों 1 और 3 आपका सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या आप देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक ताप विभव 1 पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक ताप विभव 56 पाया गया है। तो इसलिए स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी और हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी यानी जैव सुरक्षा पर बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण ये आपका सही नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है और इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था और ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। ये प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उत्तर है क्योटो में। दोस्तों 1997 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो समिट है वो जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? CDM इसका फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो देखिए ये हरित गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। ये ग्लोबल तापीकरण को कम करता है, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसे सतत विकास के आकलन का सुझाव दिया है, बिल्कुल सही है। और ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों CDM के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है।
दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए सीडीएम हरित गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आती हैं। ये वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है और इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ था, बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है, तो ये आपका सही नहीं है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं। आप जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को दोस्तों जापान के क्योटो शहर में स्वीकार किया गया था और क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत इसमें लाया गया था। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन अधिक प्रभावी है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम प्रभावी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में यूएनएफसीसी के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम क्या है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें? तो इसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या जिसको हिंदी में स्वच्छ विकास युक्ति कहते हैं, सीडीएम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। और दोस्तों ये विकासशील देशों के लिए एक तरह से देखा जाए तो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए सीडीएम का प्रयोग किया जाता है ताकि विकासशील देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, कार्बन क्रेडिट या कार्बन जमाओं के बारे में स्वच्छ विकास युक्त क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, बिल्कुल सही है। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न वन के देशों से संबंधित है, ये आपका सही नहीं है। केवल 1 आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सीडीएम जो है वो यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर 1 के विकसित देश गैर एनेक्जर 1 देशों को में स्वच्छ विकास युक्तियां परियोजनाएं कार्यान्वित करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक किस लिए विकसित किया गया है? तो उत्तर क्या है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा कॉमन कार्बन मीट्रिक जो है ये विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्लू कार्बन क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, ब्लू कार्बन महासागरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा जो ग्रहण किया गया कार्बन है उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सीवीड, प्लैंक्टन और मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं और इन तटवर्ती पारितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से कहीं अधिक होती है। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से और बताना है कि कौन सा या कौन से जो है विकल्प इसमें से सही हैं। आप देखिए, पहला है दोस्तों, आप देखिए कि एनेक्स 1 देश कार्टाजेना प्रोटोकॉल सही नहीं है, ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ या सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन ये नागोया प्रोटोकॉल से नहीं संबंधित है।
स्वच्छ विकास निधियां या स्वच्छ विकास मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। केवल 3 आपका सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, सीडीएम या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसमें एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 के विकसित देशों में विकास युक्तियां परियोजनाएं कार्यान्वित करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित शोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये बायोसेफ्टी यानी जैव सुरक्षा से है। और इसका जो है 29 जनवरी 2000 को ये स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 से लागू है। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से आलंबन प्रदान करने में दोस्तों उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कार्बन क्रेडिट प्रणाली याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में सुस्पष्ट की गई, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दी जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जक अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहे वृद्धि पर अंकुश लगाना है, बिल्कुल सही है। और कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों पर किया जाता है, तो ये आपका गलत है। और यही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई और इसमें किसी देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर या कम करने की प्रौद्योगिकी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है और ये प्रति मीट्रिक टन कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है? तो आप जान लीजिए, इसका प्रबंधन विश्व बैंक करता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, और ये विश्व बैंक द्वारा प्रबंधन किया जाता है। इस कोर्स के लिए नॉर्वे ने अधिकतम $150 मिलियन, यूके ने लगभग $135 मिलियन और अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन कार्बन भागीदारी सुविधा, जिसको कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी कहा जाता है, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कथन हैं इसमें। देखिए, वन कार्बन भागीदारी फैसिलिटी, पहला है कि ये सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है, बिल्कुल सही है। ये दहाड़ी वन प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूली, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास के वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिक और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है, ये सही नहीं है। तीसरा है, ये देशों को उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने यानी रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके मदद करती है। तो इसमें केवल 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि
देखिए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये यूरोपीय संघ की पहल है, बिल्कुल सही है। ये लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के लिए एकीकरण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणि विकास एवं व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में ये 4 देशों से प्रारंभ संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में क्रियाशील है और इसमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और जीसीसीए का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है, जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का सुझाव या प्रस्ताव रखा है? तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, कार्बन टैक्स जो है उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। ये पोल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं और 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? तो ये 2019 में दोस्तों सिंगापुर ने भी ये घोषणा की है कि एक कार्बन टैक्स प्रतिवर्ष 25,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान कार्बन टैक्स के अधीन होंगे। अगला प्रश्न है, गहरी कार्बन वेधशाला यानी डीप कार्बन जो वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, उसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? पहला कथन है कि ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम विश्व पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, बिल्कुल सही है। और ये गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो 1 और 2 दोनों ही गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जिसको क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहते हैं, ये विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। ये क्या है? तो जलवायु कार्रवाई ट्रैकर क्या है दोस्तों? ये अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। याद रखिएगा, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकारी जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करने का कार्य करता है। 2009 से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने पर नज़र रखने वाले 2 शोध संगठन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है। ये जलवायु परिवर्तन समन्वय लक्ष्यों, नीतियों और कार्यों की मात्रा को निर्धारित करने, उनका मूल्यांकन भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया है, बिल्कुल ये सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने के उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है और कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य हैं, बिल्कुल सही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। तो केवल इसमें से 1, 3 और 4 सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना टॉपिक से। तो पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी?
तो जून 2008 में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समयकाल में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना या क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में शामिल नहीं किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन के जो कार्य योजना के 8 मिशन हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी प्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत विकास मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक मिशन या ज्ञान मिशन, इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो 2008 में। और ये फर्स्ट नेशनल जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान था, 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ समुद्री जल का स्तर भी बढ़ता है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं, कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये झारखंड के लिए। दोस्तों, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है। ये वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं और संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? तो ये है नाभिकीय शक्ति, सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। ये भारत के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में है। नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की सहयोग से झारखंड राज्य में जो है राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। ये राज्य सरकार को परामर्श देता है, विभिन्न हितधारकों के प्रयोग के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों का क्षमता विकास करना। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 2013 और 14 में। तो यहाँ पर कोई एक विकल्प आपका सटीक नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जिसको कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, ये क्या है आपको बताना है। तो अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाया गया एक्शन प्लान है। अगला प्रश्न है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन था? तो ये था सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत में। दोस्तों, अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित थे। भारत में नहीं था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों भारत में ये स्थापित नहीं था। तो कहाँ पर नहीं था ये पूछा गया था। और वर्तमान के ब्राज़ील में अरेम्बेपे स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है। देखिए, पहला है कि समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ये सही नहीं है। ये समझौता 10 वर्ष के लिए लागू है। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है और समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। तो 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भारत सरकार के बीच नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, आप देखिए हिमानी का पिघलना, सागरी तल में वृद्धि होना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो ये सभी चारों दोस्तों वैश्विक ताप के असर को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 आपका सही सुमेलित है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्बन व्यापार जो है, कार्बन ट्रेडिंग, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2018 निम्न में से किसके द्वारा सफ़र यानी वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? तो आप जान लीजिए कि तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र का अनावरण किया था। सफ़र का पूर्ण रूप याद करना जरूरी है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का क्या स्थान था? तो दोस्तों ये पुराना आंकड़ा है, लेकिन 2022 में जो CCPI या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसके बारे में आप जान लीजिए। हमने महत्वपूर्ण आंकड़ों में बताया भी है कि नवंबर 2022 में CCPI 2023 इंडेक्स में 59 देशों और यूरोपियन यूनियन को शामिल किया गया है। भारत का स्थान इसमें 8वां है, डेनमार्क चौथे स्थान पर है और पेरिस समझौते के प्रभावी होने के उपाय का पालन न करने के कारण कोई भी देश प्रथम 3 स्थानों में जगह नहीं बना पाया है। पहला स्थान चौथे स्थान से शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आगे के वीडियो में हम ओजोन परत संरक्षण और ओजोन निम्नीकरण या ओजोन का क्षरण करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।